हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएसए का नेक्स्ट लेक्चर है और इससे पहले हमने 77 सेक्शन तक कंप्लीट किया है। और ये जो नेक्स्ट क्लॉज है आपका, ये प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है और प्रिजम्पशन आपकी 78 सेक्शन से लेकर के 93 सेक्शन तक है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट उसमें 79 से लेकर के 90A तक थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे प्रिजम्पशन को लेकर के वो लास्ट वाली वीडियो में बता दिए गए हैं, उनको आप देख लेना। कौन कौन से जो प्रोविजन है वो प्रिजम्पशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, पूरे बीएसए में कोरिलेट करते हुए उनको बताया गया है। अब आपको क्या करना है यहां से, ठीक है, ये तो आपको प्रोविजन बता ही दिए हैं कि मे प्रिज्यूम से रिलेटेड कौन से प्रोविजन है और सेल प्रिज्यूम से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन है और कंक्लूसिव प्रूफ से रिलेटेड कौन से प्रोविजन है। ठीक है, अब इसमें हम चलेंगे प्रोविजन से। ये जो प्रिजम्पशन से रिलेटेड यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट आपके मार्जिनल लाइन से ही आपको यहां से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं बनते हैं और आपको सिर्फ सेक्शन याद रखनी है कि किस सेक्शन में कौन सी प्रिजम्पशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, और यहां से एक दो क्वेश्चन है जो आपके 92 और 93 से रिलेटेड रहेंगे, जो मेंस में पूछे जाते हैं। बाकी ऐसे इसमें से कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, तो चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला है 78 जो कि सर्टिफाइड कॉपीज के असली होने के बारे में प्रिजम्पशन की बात की गई है, जो हमने अभी इससे पहले जो 74 75 सेक्शन थे इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, और वो इसमें भी आपके जो 74 सेक्शन था उसमें पढ़े थे बीएसए में। ठीक है ना, 74 में जो पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में हमने बात की थी बीएसए की सेक्शन 74 में। ठीक, तो उसमें जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, उन्हीं की सर्टिफाइड कॉपीज, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी 75 में। ठीक है, और 76 था वो रिलेटेड था कि उन पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज को आप पेश कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट के रूप में, सबूत के रूप में। अब यहां से जो 77 है ये भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहां पर जो 77 है वो है अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। तो 74 75 76 ये तीन सेक्शन हो गए पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। उसके बाद में फिर आती है 78। यहां पर 78 सेक्शन आपकी बात करती है जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं। न्यायालय ऐसी डॉक्यूमेंट के असली होने के बारे में प्रिजम्पशन करेगा। तो यहां से सेल प्रिज्यूम की बात की गई है। और कैसे डॉक्यूमेंट के असली होने के बारे में, जो ऐसा सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपीज या अदर डॉक्यूमेंट्स है और जिसका किसी स्पेसिफिक फैक्ट के एविडेंस के रूप में एडमिसिबल होना, ग्राह्य होना विधि के द्वारा घोषित है यानी डिक्लेयर्ड है, और जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर के द्वारा उसे ड्यू सर्टिफाइड यानी सम्यक रूप से उसको सर्टिफाइड किया गया है, तो उसके बारे में सर्टिफाइड कॉपीज के असली होने की वहां पे प्रिजम्पशन कोर्ट कर सकता है। लेकिन इसमें प्रोवाइजो क्या लगा है? प्रोवाइजो ये लगा है कि परंतु ये जो प्रिजम्पशन की जाएगी ये तब जबकि ऐसा डॉक्यूमेंट सारता मतलब सब्सटेंशियली उस फॉर्म में हो और उस रीति से हो, उस मेथड के तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ हो। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि ऐसा डॉक्यूमेंट सब्सटेंशियली उस फॉर्म में हो जिस फॉर्म में स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो फॉर्म विधि के द्वारा निर्धारित करती है प्रारूप, और उस तरीके से बनाया हुआ हो। रीति से निष्पादित होने का मतलब है उस तरीके से वो बनाया हुआ हो डॉक्यूमेंट जो विधि द्वारा उसके लिए निर्देशित है बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड है यहां पर ये कह रहा है कि न्यायालय इसके साथ साथ ये भी प्रिजम्पशन करेगा कि कोई ऑफिसर है जिसके द्वारा उस दस्तावेज का हस्ताक्षरित या सर्टिफाइड होना तात्पर्य है। मतलब कोर्ट ये देखेगा कि जो डॉक्यूमेंट उसके पास में लाया गया है ये किसी ऐसे अधिकारी के द्वारा उस पर सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर है तो फिर वो उसके बारे में क्या करेगा,
ठीक है, प्रिजम्पशन करेगा कि कोई अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी दस्तावेज का सर्टिफाइड या सिग्नेचर होना तात्पर्य है वह पदीय हैसियत उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था। तो यहाँ पे न्यायालय जो प्रिजम्पशन कर रहा है यहाँ पर उस अधिकारी के पदीय हैसियत के बारे में भी प्रिजम्पशन कर रहा है। ठीक है ना, जो उसका यहाँ पर ऑफिस है, पद है, स्टेटस है उसका, ठीक है, इसको कहते हैं ऑफिशियल कैरेक्टर। पदीय हैसियत को क्या बोलते हैं? ऑफिशियल कैरेक्टर जो उसका है उसके बारे में भी प्रिजम्पशन करेगा जिस अधिकारी ने उस डॉक्यूमेंट को उस पर सिग्नेचर किए थे, ठीक है, या उसे सर्टिफाइड किया था। तो ये कोर्ट मान के चलेगा कि मान के चलो वो रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफिसर के उस पर सिग्नेचर है तो ये मान के चलेगा कि उस टाइम पे रेवेन्यू जो ऑफिसर है वो वहां पर आपका पदाभिहित था, डेजिग्नेटेड था, उस टाइम पे उस पोस्ट पे था और वो उस तरह की हैसियत वहां पर रखता था उसको साइन करने की डॉक्यूमेंट को। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई तहसीलदार होता है और तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित होती है जो खतौनी वगैरह होती है, ठीक है ना, तो वो खतौनी की कॉपी कहां से पेश की जाती है? तहसील से लेकर वहां से लेकर खतौनी कोर्ट में पेश की जाती है। ठीक है, तो वो क्या है? सर्टिफाइड कॉपीज है। तो उसे पेश होने पर वहां पर कोर्ट उस खतौनी को पेश मतलब जो सर्टिफाइड करने वाला है, सिग्नेचर करने वाला है उस सर्टिफाइड कॉपीज पर, उसके बारे में भी प्रिजम्पशन करेगा और उसके खतौनी के असली होने के बारे में भी कि इसमें जो चीजें हैं, बातें हैं वो सही है। दूसरा ऐसे ही है कि जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई डिग्री अपना दे दी जाती है, ठीक है, तो उस डिग्री की सर्टिफाइड कॉपीज जब कोर्ट में पेश की जाती है तो उसको कोर्ट क्या मानेगा? सही मानेगा। और उस जो डिग्री है उस पर जिसके भी साइन रहेंगे वो कोर्ट मान के चलेगा कि इस पर उस अधिकारी के साइन हैं और वो अधिकारी ऐसा पद रखता है जिसने इसे साइन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 79 सेक्शन। 79 जो सेक्शन है, यहां पर जो 78 सेक्शन था वो 79 से रिलेटेड था, एक एक सेक्शन यहां पर पीछे है ये, और 79 जो सेक्शन है वो 80 सेक्शन है। ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट की 80 और ये 79 बीएसए की 78, ठीक है ना, इस तरीके से है। अब यहां पर जो 79 सेक्शन है वो बात करता है एविडेंस के आदि के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेज, यानी अगर कोई एविडेंस पेश किया जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के रूप में, तो उसके बारे में भी प्रिजम्पशन की जाएगी। की जाएगी का मतलब क्या हो गया? शैल प्रिज्यूम। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है 79 सेक्शन, जब कभी किसी कोर्ट के समक्ष में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है जिसका किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में यानी न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए, एविडेंस लेने के लिए कोई ऑथराइज्ड है कोई अधिकारी उसके समक्ष, तो दो के समक्ष हो गया ना, जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज पेश किया जाता है जिसका किसी न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए जो प्राधिकृत अधिकारी है उसके समक्ष कोई विटनेस उसके द्वारा कोई साक्ष्य यानी एविडेंस दिया जाता है, यह साक्ष्य का कोई भी भाग है, उस भाग का अभिलेख या ज्ञापन यानी मेमोरेंडम, ज्ञापन होना या किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कोई कथन या कन्फेशन होना तात्पर्य है। ठीक है ना, यह है ये तात्पर्य हो का मतलब है ऐसा किया गया हो। जैसे कन्फेशन होना है तो कन्फेशन किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष में किया गया हो या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष किया जाता है, ठीक है ना, और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा या ऊपर जो दिए गए किसी भी अधिकारी के द्वारा सिग्नेचर होना उस पर तात्पर्य है, तब न्यायालय यह उपधारणा करेगा। यानी सीधा सीधा ये हो गया कि अगर कोई स्टेटमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है जो किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष, किसी न्यायाधीश के समक्ष, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना या ऐसा कथन किया जाना विधि के द्वारा अपेक्षित होता है, तो
तो वहां पर न्यायालय ये प्रिजम्पशन करेगा कि वह दस्तावेज असली है, क्योंकि साक्ष्य के रूप में पेश किया जा रहा है यहां पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि वह डॉक्यूमेंट क्या है, असली है। दूसरा, वह डॉक्यूमेंट उन परिस्थितियों के बारे में कोर्ट ये प्रिजम्पशन करेगा जिन परिस्थितियों में वह लिया गया था। ठीक है ना, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट का उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाना तात्पर्य है, वो क्या है, सत्य है। तो एक तो वह दस्तावेज असली है, उन परिस्थितियों के बारे में कोई भी कथन जो व्यक्ति के द्वारा लिया जाना था वो क्या है, सत्य है, तो कथन के बारे में। तीसरा, ऐसे एविडेंस के बारे में कि ऐसा कथन मतलब ऐसा साक्ष्य, कथन या कन्फेशन सम्यक रूप से ली गई थी। अब जब आप कन्फेशन कोई व्यक्ति करता है तो कन्फेशन करेगा तो वहां पे क्या किया जाएगा, कोर्ट ये मानेगा कि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ठीक है, जब इसे ये बता दिया जाता है कि कोर्ट के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसने 164 सीआरपीसी के जो बयान होते हैं, ठीक है ना, जो प्रेजेंट में आपके लगभग 184 के आसपास है ना ये सेक्शन, तो उसके जो बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, उन बयानों को वहां पर या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई बयान किए जाते हैं, या एक जैसे 161 के बयान सीआरपीसी के जो बयान होते हैं, ठीक है ना, तो ये जो बयान है उसमें 184 यहां पे आएगा, 183 नहीं 183 आएगा ये, तो 183 के जो बयान यहां पर लिए जाते हैं बीएनएसएस के, ठीक है, और 180 के जो 161 वाले बयान है वो 180 में है बीएनएसएस में। तो 180 और 183 के जो बयान है वहां पर कोर्ट ये प्रिजम्पशन करेगा कि वो उन अधिकारियों के समक्ष लिए गए हैं और वो सही है, सत्य है, डॉक्यूमेंट है उनके सामने जो पेश किए गए हैं तो वो असली है। ठीक है, और ऐसे साक्ष्य के बारे में, कथन के बारे में और कन्फेशन के बारे में कि वो सही सम्यक तरीके से ड्यू प्रोसेस में लिया गया है, डुली जिसको बोलते हैं, ड्यूली टेकन। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट जो सेक्शन है 80, ये 81 सेक्शन है आपकी एविडेंस की। सेक्शन 80 जो कहता है वो बात करता है एनजीओ के बारे में। आप इसको एनजीओ के नाम से भी याद कर सकते हैं कि एनजीओ है 80 में। ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया एन से, जी से हो गया आपका गैजेट, और ओ से हो गया अदर डॉक्यूमेंट्स। इसको अदर डॉक्यूमेंट्स में इसमें एक ही दे रखा है, जनरल। ठीक है ना, यहाँ पे जनरल के नाम से दे रखा है। और प्रत्येक ऐसे डॉक्यूमेंट, यानी दूसरा जो इसमें दे रखा है वो अदर डॉक्यूमेंट के बारे में, यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका ऐसा दस्तावेज होना, परपोर्टिंग बोलते हैं इसको, ऐसा होना तात्पर्य है या चाहा गया है। ठीक है ना, जिसका ऐसा होना, जिसका किसी व्यक्ति के द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्देशित है। तो इसमें जो असली होने के बारे में इसमें अवधारणा है डॉक्यूमेंट की, तो इसमें अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट हैं जिनके बारे में जो कोर्ट है वो प्रिजम्पशन करता है। जैसे हमने अभी जो 79 सेक्शन जो पढ़ी उसमें एविडेंस के बारे में, ठीक है, कि उस एविडेंस जो है या डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, जो एविडेंस के तौर पर पेश किया जा रहा है वो डॉक्यूमेंट असली है। ठीक है, तो एविडेंस के बारे में अगर बात आए कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, एविडेंस है। ठीक है ना, एविडेंस के तौर पर पेश किया जा रहा है तो 79 आएगी। ठीक है, 79 सेक्शन आएगी। अगर वही डॉक्यूमेंट अगर सर्टिफाइड कॉपीज हैं उस डॉक्यूमेंट की, तो सर्टिफाइड कॉपीज के असली होने के बारे में धारणा करेगा तो वो 78 में। ठीक है ना, कोर्ट। और अगर वही डॉक्यूमेंट किसके रूप में है, गजेट के रूप में है, गजेट के रूप में है, तो वहां गजेट हो गया या न्यूज़पेपर हो गया उसके बारे में है तो वहां पर 80 में। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे प्रिजम्पशन की जा रही है। वो डॉक्यूमेंट आपको बस देखने कि किस सेक्शन में कौन से हैं। ठीक है, तो अब यहां से जो 80 सेक्शन है इसमें एनजीओ के बारे में है कि कोर्ट प्रत्येक ऐसे डॉक्यूमेंट का असली होना
प्रिज्यूम करेगा जिसका गैजेट होना और न्यूज़पेपर या जर्नल होना परपोर्टिंग है, यानी ऐसा चाहा गया है कि उसको इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, इस फॉर्म में वो अगर है, और प्रत्येक ऐसे डॉक्यूमेंट का जिसका ऐसा दस्तावेज होना तात्पर्य है, जिसका किसी व्यक्ति के द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्देशित है ना। यहां पर यदि ऐसा डॉक्यूमेंट सार्थ है उस प्रारूप में रखा गया हो जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा में से पेश किया गया हो, तो उसके असली होना वो क्या करेगा, प्रिज्यूम करेगा कोर्ट। अब यहां पर जो एक्सप्लेनेशन यहां पर दे रखी है कि जो 80 सेक्शन, यानी इस धारा का मतलब हो गया सेक्शन 80, और एक सेक्शन है 92, ठीक है, 92 सेक्शन है, वो जो एविडेंस की 90 है उसकी 92 सेक्शन बीएसए में हो, तो इन दोनों धाराओं की अब प्रेजेंट में हो गई आपकी 80 और 92। इन दोनों धाराओं के पहले ये जो एक्सप्लेनेशन था, अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट में देखेंगे तो सेक्शन 90 में ये एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब 90 से उठा करके ये यहां पर 80 सेक्शन में रख दिया गया है बीएसए में, और बात वही है कि वहां पर ये 81 और 90 इन 81 और 90 इन दोनों सेक्शन के लिए था। अब यहां पर 81 कौन सी है, 80, और 90 कौन सी है, 92। पहले ये इस सेक्शन में था, अब केस को इस सेक्शन में रख दिया है, ठीक है, बस चेंज कर दिया है इसको। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि धारा 80 और 92 इन दोनों के प्रयोजन के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी है ना, इसमें जो प्रॉपर कस्टडी है उचित अभिरक्षा में उसको रखा गया कहा जाता है। तो प्रॉपर कस्टडी की एक तरह से यहाँ पर डेफिनेशन है कि प्रॉपर कस्टडी किसे कहा जाएगा, तो उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर कस्टडी उसे माना जाएगा यदि वह डॉक्यूमेंट उस स्थान पर रखा गया है जिस स्थान पर उस व्यक्ति के द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है, जिसके पास में ऐसा डॉक्यूमेंट रखा जाना अपेक्षित होता है, एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड होता है कि भाई यहाँ पे इस ऑफिसर के पास में ऐसा डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट तो इस ऑफिसर के पास में होना चाहिए, इसके द्वारा उसकी कस्टडी में होनी चाहिए, ठीक है। किंतु कोई कस्टडी वो अनुचित नहीं है। अब यहां पर ये कह रहा है कि ये भी कस्टडी उचित मानी जाएगी यदि ऐसे डॉक्यूमेंट का इसका वैध उत्पन्न होना साबित हो जाता है, ठीक है ना, बस उसका जो ओरिजिन है, लेजिटिमेट ओरिजिन अगर हो जाती है उस डॉक्यूमेंट की, इफ इट इज प्रूव्ड टू हैव हैड ए लेजिटिमेट ओरिजिन, वैध उत्पन्न होना साबित होता है, या फिर किसी मामले विशेष की परिस्थितियां ऐसी हैं जो उस उत्पत्ति को, उसकी ओरिजिन को प्रायिक बनाती हैं, यानी प्रोबेबल बनाती है, संभाव्य बनाती है, ठीक है ना। जो सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं ऑफ द पर्टिकुलर केसेस में कि इस तरह की है कि टू रेंडर दैट ओरिजिन प्रोबेबल, उसको प्रायिक बनाती है, संभाव्य बनाती है उसके वैध होने को, ठीक है ना। तो वो कस्टडी भी कैसी मानी जाएगी, प्रॉपर कस्टडी मानी जाएगी, ठीक है ना। नेगेटिव उसमें है ये सेंटेंस, नेगेटिव फॉर्म में कि कोई कस्टडी अनुचित नहीं है। अनुचित नहीं है का मतलब क्या है, वो उचित है, यानी प्रॉपर कस्टडी है अगर वो उसका लेजिटिमेट ओरिजिन है, और दूसरा किसी मामले विशेष की परिस्थितियों में वो उसकी ओरिजिन जो है वो प्रोबेबल है, ठीक है, कि हाँ ये इस सर्कमस्टेंसेस में ही ये जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया गया होगा। अब उसके बाद में यहां पर जो 81 सेक्शन है, देखो इसमें अगर उसकी बात आती है चेंजेस की, तो 81 सेक्शन में जो ब्रिटिश एरा के जो वो थे ना, इसमें क्या कहते हैं, शब्दावली कहिए उसको, जो वर्ड है इसमें वोकैब है उसकी, वो इसमें से हटा दी गई है। जैसे इसमें लंदन गजट या शासकीय राजपत्र, क्वींस प्रिंटर के द्वारा मुद्रित हो यानी सील्ड हो, ये सब ऐसे जो है यूके की पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्ट, इस तरह से वो जो शब्द थे वो इसमें से हटा दिए गए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है, चूंकि इसमें 80 सेक्शन बीएसए का 80
एविडेंस का 81 है, तो ये 81 जो बीएसए का है वो 81A है एविडेंस का। तो ये क्या बात करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड में गजेटेड जो डॉक्यूमेंट है उनके बारे में प्रिजम्पशन की बात करेगा 81, ठीक है ना, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक गजट। तो जैसे ही गजट आप पढ़ेंगे 80 में तो आपको तुरंत याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक गजट किस में है, इलेक्ट्रॉनिक गजट 81 में है। बस आपको इतना याद रखना है इसमें। और इसमें बात की गई है कि कोर्ट ऐसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के असली होने के बारे में प्रिज्यूम मतलब करेगा जिसका ऑफिशियली गजट होना परपोर्टिंग है, तात्पर्य है, और जिसका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख, देखो इसमें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों वर्ड प्रयोग हुए हैं, तो चूंकि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड इसमें नहीं था, ठीक है ना, केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल दोनों को प्रयोग किया गया है। तो ऐसा होना तात्पर्य है जिसका किसी व्यक्ति के द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्देशित है, यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड सार्थक उस रूप में रखा गया है जो विधि द्वारा अपेक्षित है और प्रॉपर कस्टडी से पेश किया गया है। सिर्फ 81 और 80 सेक्शन सेम है, आप इन दोनों में बस इलेक्ट्रॉनिक या गजट डिजिटल जो रिकॉर्ड है इसको वर्ड को शामिल किया गया है, इसको मतलब डिफरेंस है, आप इसमें देखेंगे तो बाकी कोई डिफरेंस आपको इसमें नहीं मिलेगा। प्रॉपर कस्टडी के बारे में बात की गई है और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की जो डेफिनेशन शायद 61 जो सेक्शन थी बीएसए की उसमें आपको मिलेगा, ठीक है ना, जो नई सेक्शन इसमें जोड़ी गई थी उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक्सप्लेनेशन है और सेम जैसे 80 का एक्सप्लेनेशन वहां पर जोड़ा गया है 90 वाला 80 में। 90 में जो पहले सेक्शन एविडेंस की जो 90 सेक्शन थी उसका एक्सप्लेनेशन 80 सेक्शन बीएसए में जोड़ा गया है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर जो इस धारा और 93, तो पहले ये 93 कौन सी सेक्शन है एविडेंस की, 90A, तो इसमें एक्सप्लेनेशन था ये वाला, अब वो कहां पहुंचा दिया है 81 में, ठीक है। तो जो पहले आगे थे 90 और 90A में जो ये एक्सप्लेनेशन थे उनको 80 और 81 में रख दिया गया है, बस इतना डिफरेंस किया है इसमें। तो ये बात करता है, एक्सप्लेनेशन सेम वही है, इसमें प्रॉपर कस्टडी की बात की गई है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो प्रॉपर कस्टडी में कहा जाता है, कब कहा जाता है, यदि वह उस स्थान में रखा जाता है, सेम लैंग्वेज है जिसमें उस व्यक्ति द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है जिसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट रखा जाना रिक्वायर्ड है, किंतु कोई कस्टडी वो अनुचित नहीं है यदि उसका वैध उत्पन्न होना साबित होता हो या फिर किसी मामले की परिस्थितियों ऐसी हैं, मामले की विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं जो ऐसी उत्पत्ति को प्रायिक यानी प्रोबेबल बनाती हैं, ठीक है ना, ओरिजिन को। तो ये कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ये याद रखना है कि किस डॉक्यूमेंट के बारे में प्रिजम्पशन किस सेक्शन में है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका सेक्शन है 82 सेक्शन, 83 सेक्शन जो आपका एविडेंस का है, ठीक है। सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा, तो इसमें बात की जा रही है आपकी सरकार के प्राधिकार के द्वारा बनाए गए मानचित्र या रेखांक। मानचित्र या रेखांक का मतलब हो गया आपके मैप्स और प्लान। तो इसमें जो 82 सेक्शन है वो बात करता है एमपी के बारे में, मैप्स एंड प्लान के बारे में। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि मानचित्र या रेखांक है ना, जैसे किसी उसका जो है नक्शा खींच देते ना, किसी का भी घर का नक्शा ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, तो मान के चलो इस तरीके से नक्शा आपका बना दिया है, ठीक है। तो ये नक्शा नहीं होगा, ये क्या होगा, प्लान्स होंगे, रेखांक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं
वैसे ही बताए गए थे और वे शुद्ध हैं, मतलब इस बारे में वो प्रिज्यूम करेगा कोर्ट कि वैसे ही बताए गए थे और वैसे उसी प्रकार से वे शुद्ध हैं, उनकी शुद्धता के बारे में, ठीक है ना, और उनके बनने के बारे में। लेकिन किंतु मामले के प्रयोजन के लिए बनाए गए मैप्स और प्लान्स के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं, ठीक है ना। यानी वो जिस हिसाब से वो बताए गए हैं और उनकी शुद्धता के बारे में कोर्ट क्या करेगा, प्रिज्यूम करेगा। किंतु अगर मामले के प्रयोजन के लिए ऐसा लगता है, मामले की कंडीशंस ऐसी हैं, है ना, बट मैप्स और प्लान्स मेड फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी कॉज मस्ट बी प्रूव्ड टू बी एक्यूरेट, उनके एक्यूरेट को आपको क्या करना पड़ेगा, साबित करना होगा, ठीक है ना, कि वे एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया आपका एमपी, 82 में क्या हो गया, एमपी। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है आपका विधि के बारे में। तो विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्ट्स, यानी जो कोर्ट्स के जजमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इनके जजमेंट्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में, और कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस। तो कोर्ट क्या करेगा, प्रत्येक ऐसी पुस्तक का, बुक्स का, जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन उसका क्या है, सील्ड, यानी या पब्लिश, प्रकाशित होना, या तो वो प्रिंटेड हो बुक या वो पब्लिश हो। तो प्रिंट और पब्लिश इन दोनों के बारे में, और जिसमें उस देश की कोई विधियां यानी लॉ अंतर्विष्ट होना तात्पर्य, यानी किसी देश की विधि, है ना, किसी देश की विधि की पुस्तक। तो ये क्या होगी, लॉ बुक एक तरह से, है ना, लॉ बुक के बारे में, किसी फॉरेन की अगर लॉ बुक है उसके बारे में। और प्रत्येक ऐसी पुस्तक का जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों की रिपोर्ट, अब वो चाहे फॉरेन की हो चाहे इंडियन की हो, जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों की रिपोर्ट भी उसमें शामिल है, तो उनके असली होने के बारे में प्रिजम्पशन करेगा कोर्ट। तो इसमें बुक्स हो गई, कलेक्शन ऑफ जो लॉ है, तो लॉ की बुक्स वगैरह हो गई, अब कोर्ट के जजमेंट जो है उनकी रिपोर्ट हो गई, इन दोनों के बारे में प्रिजम्पशन करेगा कोर्ट। 83 जो कि आपका 84 सेक्शन है एविडेंस का, 1872 वाले का। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है आपकी 84 जो बात करती है वो बात करती है मुख्तार नामों के बारे में प्रिजम्पशन, ठीक है। मुख्तार नामे जो होते हैं, देखो इसको मुख्तार प्लस नामा, तो मुख्तार होता है एक तरह से अधिकार, किसी के नाम क्या कर दिया जाए, नाम अधिकार दे दिया जाए, ठीक है ना, मुख्तार नामा, तो किसी के नाम अधिकार दे दिया जाए। तो मुख्तार नामा जो पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं इसको, यानी एक ऐसा लिखित, कहेंगे आप लिखित में किसी को, एक लिखित दस्तावेज यानी एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और उस रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा कोई एक पर्सन होता है, कोई एक पर्सन है और वो किसी दूसरे पर्सन को यहां पर इसको राइट देता है उस रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा। किस तरह का राइट देता है कि वह एक ही तरफ से एक जो भी कार्य हैं, चाहे वो निजी कार्य हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड कार्य हो, चाहे उसके लीगल कार्य हो, है ना, लीगल वर्क हो, तो इस सब चीज का रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है कि किसी को राइट दे दिया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो विदेश में रहते हैं, है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो उनके खिलाफ में अगर कोई भी लीगल एक्शन होता है तो वो किसी को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी बना देते हैं, तो उनकी तरफ से वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो वो कार्य करता है, चाहे वो फिर वकील उपलब्ध करवाना हो उसके लिए, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी वो सारे काम करेगा, ठीक है।
तो यहां पर मुख्तार नामों के बारे में प्रिजम्पशन है, तो न्यायालय ये प्रिज्यूम करेगा कि प्रत्येक ऐसा डॉक्यूमेंट, अब जिस डॉक्यूमेंट के बारे में, जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है वो कहलाएगा मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी। तो वो उस डॉक्यूमेंट के बारे में यहां पर प्रिजम्पशन बताई गई है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि प्रत्येक ऐसी डॉक्यूमेंट जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट या इंडियन काउंसिल और सब काउंसिल हो गए या डिप्टी काउंसिल, ठीक है ना, या वाइस काउंसिल, ठीक है ना, वाइस काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसके समक्ष वो बनाया गया है और उसके द्वारा वो क्या है, अधिप्रमाणित है यानी ऑथेंटिकेटेड है। इस बारे में वो कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा कि वह इस तरीके से बनाया गया है। निष्पादित बोलते हैं बनाया जाना, तैयार किया जाना, बनाया जाना। तो वो इस तरीके से बनाया गया है और वो इसी तरीके से वो ऑथेंटिकेटेड है। तो इस बारे में कोर्ट क्या करेगा, प्रिजम्पशन करेगा। तो कोर्ट क्या करता है इसमें, कोर्ट प्रिजम्पशन करता है ऐसे डॉक्यूमेंट का जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, इंडियन काउंसिल के द्वारा, वाइस काउंसिल के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित है। ठीक है, तो ये निष्पादित है और दूसरा उसके द्वारा वो अधिप्रमाणित है ना, यानी वो ऑथेंटिकेटेड है। तो इसके बारे में कोर्ट क्या करेगा, प्रिजम्पशन करेगा। तो दो चीज हैं आपको यहां पे जो याद रखना है, एक तो है उसके एग्जीक्यूशन और दूसरा है उसकी ऑथेंटिकेशन। तो किसके बारे में प्रिजम्पशन करेगा, एग्जीक्यूशन के और ऑथेंटिकेशन के, इन दो के बारे में प्रिजम्पशन करेगा पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में। ठीक है ना, मुख्तारनामा जो दस्तावेज है, सिंपल है, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है ना। अब बात आती है नेक्स्ट जो सेक्शन है। अब जैसे 84 सेक्शन मुख्तारनामा के बारे में, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में है, और ये सेक्शन 85 जो इंडियन एविडेंस एक्ट की थी उससे रिलेटेड है। अब 85 के बाद में एविडेंस में ए, बी और सी थे। ठीक है, तो वही यहां पर आपके 85, 86 और 87, ठीक है, इस तरीके से वो सेक्शन है आपकी। तो यहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी 84 में हो गया, यहां ए से याद रखेंगे, सी को आप 87 को सी से याद रखेंगे। ठीक है ना। 85 ए जो थी यहां पर वो एग्रीमेंट के बारे में बात करती है। ठीक है, और सी आपकी यहां पे थी तो सर्टिफिकेट के बारे में बात करती है। तो इस तरीके से आपको ये याद रहती है। तो अब यहां पर 84, 85, 86, 87 तीन सेक्शन है अलग अलग। तो जो 85 है यहां पर वो 85 ए है आपकी एविडेंस की, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में प्रिजम्पशन। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर को, अब इसमें डिजिटल वर्ड जोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड जोड़ दिया है सेक्शन में बीएसए में, तो यहां पर डिजिटल सिग्नेचर भी हो गए। इससे पहले इसमें क्या था, केवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर को अंतर्विष्ट करने वाला एग्रीमेंट कोई अगर है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि वो इस प्रकार पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर के साथ दिया गया था। ठीक है ना। तो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में जो पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर को अंतर्विष्ट करता है, कंटेन करता है, ठीक है ना, तो ऐसा एग्रीमेंट के बारे में कि वह पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर के साथ में वो एग्रीमेंट दिया गया था, उसके बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा। ठीक, तो इसमें भी कोई खास नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में प्रिजम्पशन है कि वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। इसमें आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में प्रिजम्पशन।
उसके बाद में नेक्स्ट है 86। 86 जो सेक्शन है वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में प्रिजम्पशन। वहां तो थे इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में, उस इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट पर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, वो पक्षकारों के द्वारा जो है वो उस पर सिग्नेचर है इलेक्ट्रॉनिक रूप में या डिजिटल रूप में उस एग्रीमेंट पर। अब यहां पर जो 86 है वो बात करता है, जो कि 85 आपका बी सेक्शन था एविडेंस में, वो बात करता है यहां पर किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों में, यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में प्रिजम्पशन है। फर्क है, देखिए वहां पे है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में जो पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर है, और यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, जैसे हम पहले 65 बी में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो यहाँ पे 85 बी भी है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात करती है, लेकिन यहाँ पे कौन सी सेक्शन है वो 86। किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों में जिनमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है ना, ऐसी कार्रवाइयों में जिनमें सुरक्षित मतलब जो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो शामिल है, इन्वॉल्व है, ऐसी कार्रवाई में जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, ठीक है ना, जब तक इसके कंट्रारी कोई प्रूव नहीं कर दिया जाता है, न्यायालय यह प्रिज्यूम करेगा कि जो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो किसी ऐसे टाइम पर विनिर्दिष्ट समय से जिससे सुरक्षित परिस्थिति है ना, जो उसका सिक्योर स्टेटस है वो सुरक्षित परिस्थिति संबंधित परिवर्तित नहीं किया गया है ऐसे समय से। यानी इसमें है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होते हैं उनको छेड़छाड़ नहीं होना कि ये इतने टाइम से ये रिकॉर्ड यहाँ पर सिक्योर रहा होगा, तो ये प्रिजम्पशन कोर्ट जो है करता है, ठीक है ना। तो ऐसी कार्रवाई में जिनमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल है, जब तक वो उसके प्रतिकूल उसको साबित नहीं कर दिया जाता है, कोर्ट प्रिजम्पशन करता है कि जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो किसी ऐसे विनिर्दिष्ट समय से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है ना। और दूसरा, एक तो उसके चेंजेस के बारे में है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, दूसरा है किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों में जिनमें सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, वहां पर था फर्स्ट क्लॉज में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दूसरे क्लॉज में है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय प्रिज्यूम करेगा कि उपयोगकर्ता के द्वारा, जो सब्सक्राइबर होता है, उपयोगकर्ता होता है, उसके द्वारा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिग्नेचर करने या अनुमोदित करने मतलब अप्रूव करने के आशय से वो लगाया गया है। जो उस पर सिग्नेचर है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिग्नेचर करने या अप्रूव करने के आशय से लगाया गया है उपयोगकर्ता के द्वारा, इस बारे में वो प्रिज्यूम करेगा कोर्ट। दूसरा, प्रिज्यूम करेगा कि जो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, इन दोनों ही कंडीशन के सिवाय इस धारा की कोई भी बात इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसकी अधिप्रमाणिकता के बारे में, यानी ऑथेंटिसिटी के बारे में, और समग्रता मतलब जो इंटीग्रिटी होती है, उसकी इंटीग्रिटी से संबंधित किसी उपधारणा का सृजन नहीं करेगी। यानी इस सेक्शन की कोई भी बात जो है, यानी ये कोर्ट इसमें ये प्रिज्यूम नहीं करेगा कि उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी और उसकी इंटीग्रिटी से संबंधित कोई प्रिजम्पशन वहां पर नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में प्रिजम्पशन थी। उसके बारे में यहां पर जो इंटीग्रिटी जो वर्ड है उसका हिंदी में मीनिंग यहां पर समग्रता है, जबकि आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे तो उसमें वर्ड प्रयोग था सत्यनिष्ठा, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट सेक्शन है
वो है 87 सेक्शन, जो आपकी 85C जो सेक्शन थी एविडेंस की, वो है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में यहां पर प्रिजम्पशन कोट करेगा। जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, कोर्ट यह उपधारित करेगा यानी प्रिज्यूम करेगा कि सब्सक्राइबर द्वारा, उपयोगकर्ता के द्वारा सर्टिफिकेट को स्वीकार किया गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में लिस्टेड सूचना, सूचीबद्ध सूचना क्या है, सही है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होता है उसमें जो भी सूचनाएं होती हैं उसके सही होने के बारे में कोर्ट यहां पर प्रिज्यूम करेगा, लेकिन सिवाय उस सूचना के, किस सूचना के बारे में नहीं करेगा कोर्ट, उस सूचना के बारे में जो उपयोगकर्ता की सूचना के रूप में विनिर्दिष्ट है, जिसे सत्यापित नहीं किया गया है। तो जिसको वेरीफाइड नहीं किया जाता है यहां पर उपयोगकर्ता के द्वारा, तो उसके बारे में कोर्ट यहां पर प्रिज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में, उसके सही होने के बारे में, जो उसमें सूचना है उसके सही होने के बारे में कोर्ट क्या करेगा, प्रिज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहां तक ये सेल्फ प्रिज्यूम थी। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर मे प्रिज्यूम आपकी होंगी 88 से। तो यहां पर जो 88 सेक्शन है वो आपकी 86 जो सेक्शन है एविडेंस की, उससे कोरिलेट करती है। विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में प्रिजम्पशन। ये देखिए कि कोर्ट यहां पर उपधारित कर सकेगा, यानी मे प्रिज्यूम आ गया यहां से, तो कोर्ट यह उपधारणा कर सकेगा कि भारत के बाहर किसी देश के जो जुडिशियल रिकॉर्ड हैं, ठीक है, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज, जो एक तरह से विदेशी न्यायालयों के जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं, विदेशी न्यायालयों के जो निर्णयों की, मतलब जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं, उनके बारे में कोई दस्तावेज है उसके असली है और वह शुद्ध है, इस बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। ठीक है ना, तो यहां इस पर खंडन भी किया जा सकता है उसका, यदि वह जब तक ना साबित नहीं कर दिया जाता है। ठीक है ना, और उसके संबंध में उसके सबूत की मांग भी कर सकता है कोर्ट। यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीति से सर्टिफाइड हुई है जिसका जुडिशियल रिकॉर्ड्स की कॉपी के सर्टिफिकेशन, प्रमाणन के लिए, यानी ऑथेंटिकेशन एक तरह से कह सकते हैं, उसके लिए उस देश में साधारणतः काम में लाई जाने वाली रीति से, उस तरीके से ऐसे देश में या ऐसे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी प्रतिनिधि द्वारा वो सर्टिफाइड है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी विदेशी न्यायालय है, उसका जुडिशियल रिकॉर्ड है, उस जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपीज के, यानी जो डॉक्यूमेंट हो गया, वो उस डॉक्यूमेंट के असली होने के बारे में और उसकी शुद्धता के बारे में कोर्ट यहां पर क्या करेगा, प्रिज्यूम कर सकता है, उपधारणा कर सकता है। ठीक है, तो ये इसमें सिंपल चीज ये है। दूसरा इसमें कह रहा है कि ऐसा अधिकारी जो भारत के बाहर किसी ऐसे राज्य, क्षेत्र में या स्थान के लिए, यानी ऐसी टेरिटरी में या ऐसे प्लेस पर, ऐसे अधिकारी साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 43 में जो परिभाषित है राजनीतिक अभिकर्ता। ठीक है ना, तो राजनीतिक अभिकर्ता जो होता है, यानी जिसको पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं, पॉलिटिकल एजेंट जिसको बोलते हैं, उस अधिकारी के बारे में कि वह पॉलिटिकल एजेंट है, वह इस धारा के प्रयोजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का उस देश में और उस देश के लिए प्रतिनिधि समझा जाएगा जिसमें वह राज्य, क्षेत्र या स्थान समाविष्ट है। तो यहां उस अधिकारी के बारे में जैसे एक तरह से राजदूत होते हैं, ठीक है ना, विदेश सचिव होते हैं, मतलब जो किसी दूसरे देश में उनकी अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल एजेंट के बारे में यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, मतलब यहां पर ये बताया गया है कि ऐसे अधिकारी जो भारत के बाहर किसी राज्य, क्षेत्र में या स्थान में पॉलिटिकल एजेंट हैं, वो इस धारा के प्रयोजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको प्रतिनिधि माना जाएगा। ठीक है ना, जिस क्षेत्र में वो है, टेरिटरी में या स्थान में।
उसके बाद में जैसे अलग अलग देश में राजदूत नियुक्त कर दिए जाते हैं, उनके बारे में बात की गई है। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट है सेक्शन वो है 89। 89 जो सेक्शन बात करता है वो बात करता है बुक्स के, मैप्स के और चार्ट के, यानी ये हो गया आपका बीएमसी, ठीक है ना। बीएमसी के बारे में यहां पर प्रिजम्पशन है। और ये जो 89 सेक्शन है वो 87 सेक्शन है आपकी एविडेंस की। यहां पर ये बात की गई है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि कोई बुक जिसे वह लोक या साधारण हित संबंधी शर्तों की जानकारी के लिए, यानी इंफॉर्मेशन के लिए उन मैटर्स पर जो पब्लिक से रिलेटेड हैं या फिर जो जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, वह पुस्तक न्यायालय प्रिज्यूम कर सकता है कि कोई पुस्तक जो कि वह पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट संबंधी शर्तों की जानकारी के लिए देखे, और कोई जो प्रकाशित मानचित्र है, पब्लिश्ड मैप है या चार्ट है, जिसमें जो स्टेटमेंट है, जिसके कथन रिलीवेंट फैक्ट हैं और जो उसके यहाँ पे रिवीजन के लिए पेश किया गया है, निरीक्षण के लिए पेश किया गया है, उस व्यक्ति के द्वारा और उस समय और उस स्थान, ठीक है ना, तीन चीजें, व्यक्ति, समय और स्थान पर लिखा गया था और प्रकाशित भी किया गया था। तो पब्लिकेशन के बारे में व्यक्ति, समय, स्थान, प्रकाशन, इन चार के बारे में वहां पर वो प्रिज्यूम किया जाएगा, जिसके द्वारा या जिस समय या स्थान पर उसका लिखा जाना या प्रकाशित होना तात्पर्य है, परपोर्टिंग है, ठीक है ना। तो यहां पर जो बात की गई है बेसिकली बीएमसी के बारे में बात की गई है, और वे जो बीएमसी हैं वो कैसे हैं, एक तो पब्लिक हैं या फिर जनरल इंटरेस्ट से संबंधित उसमें जानकारी है, ठीक है, उनके बारे में। अब वो पब्लिश्ड हैं, उनके पब्लिकेशन के बारे में, वे किन व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई हैं उनके बारे में, या फिर किस टाइम पर वो लिखी गई थी उस समय के बारे में, किस स्थान पर लिखी गई थी उस स्थान के बारे में, और पब्लिकेशन के बारे में। इनके बारे में वो क्या करेगा, कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा, कर सकता है, मतलब मे प्रिज्यूम है ना। उसके बाद में 87 के बाद में जो 89 सेक्शन है, मतलब यहां पर 87 सेक्शन थी, 89। अब इसके बाद एविडेंस में जो 88 सेक्शन आती है, जो तार संदेशों के बारे में बात करती है, इसको यहां पर रिपील कर दिया गया है, मतलब इसको शामिल नहीं किया गया, हटा दिया गया है बीएसए में से, ठीक है। तो अब यहां पर जो 90 सेक्शन है वो बात करती है 88A सेक्शन की। तो 90 सेक्शन बात करती है इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में प्रिजम्पशन की। कोर्ट यह प्रिजम्पशन कर सकता है कि जो प्रवर्तक है, ठीक है ना, प्रवर्तक के द्वारा जो ओरिजिनेटर होता है उसके द्वारा ऐसे प्रेषिती को, ठीक है ना, एड्रेसी बोलते हैं, प्रेषिती को किसी इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर के माध्यम से यहां पर जो अग्रेषित है, यानी जो सेंड की गई है, फॉरवर्ड की गई है कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश, जिसे ऐसे संदेश का संबोधित किया जाना तात्पर्य है, यानी परपोर्टेड है, वह उस संदेश के समरूप है, ठीक है, वह उस संदेश के समरूप है, समरूप मतलब उसके समान है। जो पारेषण बोलते हैं, जो ट्रांसमिट करना होता है, भेजना होता है, पारेषण के लिए उसके कंप्यूटर में भरा गया था, किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसके द्वारा ऐसा संदेश भेजा गया था उसके बारे में कोई अवधारणा नहीं करेगा। तो कोर्ट यहां पर प्रिजम्पशन बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में प्रिजम्पशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में क्या प्रिजम्पशन की गई है इसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में यह प्रिजम्पशन की गई है कि वह जो संदेश है वो प्रवर्तक के द्वारा मतलब जो ओरिजिनेटर होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो फॉरवर्ड किया गया है, यानी अग्रेषित किया गया है बाय द ओरिजिनेटर, किसी प्रवर्तक के द्वारा, किसके माध्यम से,
थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर के माध्यम से फॉरवर्ड किया गया है कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश, ठीक है ना। किसको? एड्रेसी को, यानी प्रेषिती को। प्रेषिती को ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश फॉरवर्ड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर के माध्यम से, जिसे ऐसे संदेश का संबोधित किया जाना तात्पर्य है। मतलब ये माना गया है या चाहा गया है या देखा गया है कि ऐसा संदेश इस व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए था, ठीक है। तो टू होम द मैसेज परपोर्ट्स, तात्पर्य है टू बी एड्रेस्ड, भेजा जाना, संबोधित किया जाना, उसका करस्पॉन्ड्स, ठीक है ना। करस्पॉन्ड्स मतलब उसके समरूप, करस्पॉन्ड्स विद द मैसेज एज फेड इनटू हिज कंप्यूटर फॉर द ट्रांसमिशन, पारेषण के लिए। किंतु कोर्ट उस व्यक्ति के बारे में नहीं करेगा प्रजम्पशन जिसके द्वारा उस संदेश को भेजा जाता है। यहाँ केवल इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में प्रजम्पशन की बात की गई है, ना कि संदेश भेजने वाले व्यक्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो सिंपल ये है यहाँ पर। इसमें देखो भाषा ऐसी है, लेकिन इसमें सिंपल सिंपल चीजें आप उठा लीजिए। कोई भी चीज है जो डॉक्यूमेंट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक में कोई चीज हो गई, कंप्यूटर में कोई फीडअप है ना, तो कोर्ट यहाँ पर ये देखता है कि हाँ ये सिक्योर होनी चाहिए थी, ये डॉक्यूमेंट ऐसे होना चाहिए था, इस व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए था, इस व्यक्ति के द्वारा सिग्नेचर होने चाहिए थे, है ना, इस व्यक्ति के द्वारा उसको पेश किया जाना चाहता है, इस व्यक्ति की कस्टडी में ऐसा होना चाहिए था ये डॉक्यूमेंट। तो कोर्ट तो ये मान के चलेगा कि हाँ ये उसी की कस्टडी में थे या नहीं थे। अब वो ये थोड़ी ना कहेगा कि मेरी कस्टडी में नहीं थे, हम तो ये मान के चलेंगे कि आप ही की कस्टडी में थे, या हम ये मान के चलेंगे कि कंप्यूटर से ही ये चीजें जो भेजी जा सकती थी और कंप्यूटर से भेजी गई होंगी, है ना। तो कोर्ट यहाँ पर ये मान के चलता है। अब उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है 89 जो सेक्शन है एविडेंस का, वो यहां पर 91 है। ये कहता है कि पेश ना किए गए दस्तावेज के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा। ये देखो ये बड़ा अच्छा सेक्शन है। कोर्ट यहां पर उपधारणा करेगा। देखो अब यहां से सेल्फ प्रिज्यूम आ गया आपका, ठीक है ना। उपधारणा करेगा कि प्रत्येक डॉक्यूमेंट है जिसे पेश करने की किसी से अपेक्षा की गई थी और उसको पेश करने की सूचना के बाद भी वो पेश नहीं किया गया है। इससे रिलेटेड प्रोविजन हमने पढ़े थे जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। सेक्शन जैसे जो पुरानी वाली एविडेंस हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि 66 जो सेक्शन थी एविडेंस में, वहां पर कोई डॉक्यूमेंट है उसको पेश करने की सूचना दी जाती है, पेश करने की सूचना दी जाती है। उस जो सेक्शन थी वही सेक्शन अब 64 है बीएसए में। तो यहाँ पर जो पेश करने की सूचना दी जाती है, जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में रहता है, उसकी शक्ति के अधीन रहता है उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना, और वो सम्यक सूचना उसको यहाँ पर दी जाती है। अब यहीं पर ये 64 सेक्शन से कोरिलेटेड है आपका 91। वहां पर भी हमने ये बताया था 64 सेक्शन के साथ में कोरिलेट करते हुए कि यहाँ पर ये कह रहा है कि सूचना तो दे दी, अब वो सूचना देने के बाद में भी, उसको पेश करने की सूचना के बाद में भी वो पेश नहीं करता है, ठीक है, जिसका विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से उस डॉक्यूमेंट का अटेस्टेड होना, अनुप्रमाणित होना या उसका स्टाम्प्ड होना, ठीक है ना, और उसका एग्जीक्यूट होना, उसके बारे में वो कोर्ट क्या करेगा, प्रिजम्पशन करेगा। कोर्ट ये मान के चलेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है जो पेश करने की सूचना के बाद में भी पेश नहीं किया गया है, वो डॉक्यूमेंट विधि के द्वारा वो जैसा रिक्वायर्ड था उसी तरीके से वो अटेस्टेड है, ठीक है, उसी तरीके से वो स्टाम्प्ड है और उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट किया गया है, यानी बनाया गया है जैसा कि मैनर रिक्वायर्ड है बाय लॉ के द्वारा, बाय लॉ, ठीक है ना। तो पेश ना की गई डॉक्यूमेंट के सम्यक निष्पादन यानी जो ड्यू एग्जीक्यूशन है उसके बारे में प्रिजम्पशन कोर्ट यहां पर करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम है। उसके बाद में नेक्स्ट है 92 सेक्शन जो कि 90 है आपकी एविडेंस की। यहां पर 30 वर्ष पुराने डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन यहां पर करेगा, ठीक है ना, कर सकेगा मतलब। तो यहां पर बात की गई है कि जहां कोई डॉक्यूमेंट जिसका 30 वर्ष पुराना होना वो परपोर्टिंग है, यानी माना गया है कि ये 30 वर्ष पुराना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए,
और या फिर उसको 30 वर्ष पुराना होना वो साबित कर दिया जाता है। और ऐसा डॉक्यूमेंट ऐसी कस्टडी में से जिसे कोर्ट ये मानता है, कोर्ट उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है उस कस्टडी को, उस कस्टडी में से वो पेश किया गया डॉक्यूमेंट, तो वहां पर कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर सकता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर और उसका हर भाग, हर हिस्सा जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति की हैंडराइटिंग में होना चाहिए था, वह उस व्यक्ति की हैंडराइटिंग में है। कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर सकता है। और उसके द्वारा वो निष्पादित यानी एग्जीक्यूट किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, तो उसकी हैंडराइटिंग के बारे में, उसके एग्जीक्यूशन यानी उस डॉक्यूमेंट को बनाने के बारे में, उस डॉक्यूमेंट के अनुप्रमाणित यानी अटेस्ट होने के बारे में, ठीक है ना, कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर सकता है कि वह उस व्यक्ति के द्वारा ही ड्यू तरीके से ड्यू एग्जीक्यूशन, अटेस्टेशन, ठीक है ना, किया गया था, जिसके द्वारा उसका निष्पादित या अनुप्रमाणित होना तात्पर्य है, यानी जिसके द्वारा उसका निष्पादित किया जाना, बनाया जाना और अनुप्रमाणित होना यानी अटेस्टेड होना चाहा गया है, ठीक है ना। तो इसके बारे में कोर्ट यहां पर क्या करता है, प्रिजम्पशन कर सकता है। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो हमने पीछे पढ़ा था वही एक्सप्लेनेशन यहां पर आता है कि 80 का एक्सप्लेनेशन इस धारा को भी लागू होता है, ठीक है। जो पहले यहां पर एक्सप्लेनेशन था वो अब 80 में पहुंचा दिया है। तो 30 वर्ष पुराने डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट यहां पर क्या क्या प्रिजम्पशन करता है, तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, हैंडराइटिंग, एग्जीक्यूशन, अटेस्टेशन, 3 के बारे में यहां पर कोर्ट प्रिजम्पशन करता है। तो ये यहां पे आपको याद रखना है। अब उसमें डेट भी हो सकती है, ठीक है ना, यहाँ पर सिग्नेचर भी हो सकते हैं यानी हस्ताक्षर भी हो सकते हैं यहाँ पर, उसके बारे में भी कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकता है। डेट के बारे में प्रिजम्पशन कर सकता है, निष्पादन के बारे में, अनुप्रमाणन के बारे में और हस्तलेख के बारे में, हैंडराइटिंग और अटेस्टेशन यानी, ठीक है ना। तो इतने के बारे में यहाँ पर प्रिजम्पशन है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इलस्ट्रेशन है, ए भू संपत्ति पर लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा रखता आया है। यह उस भूमि संबंधी विलेख यानी जो डीड होता है, वो विलेख जिनसे उस भूमि पर उसका हक, ठीक है ना, हक दर्शित होता है, टाइटल उसका दर्शित होता है, उस विलेख से वह अपनी कस्टडी में से पेश करता है। तो ये जो कस्टडी है, कैसी कस्टडी है, ये प्रॉपर कस्टडी है। तो भाई वो किसी जमीन पर लंबे समय से कब्जा रखता हुआ आया है और उस कब्जे से संबंधित जो भी, उस भूमि से संबंधित जो भी डीड हैं, जो भी कागज हैं, जिस कागज से, जिस डॉक्यूमेंट से उसका ए का उस भूमि पर हक यानी अधिकार, स्वामित्व उसका दर्शित होता है और उस डॉक्यूमेंट को अपनी कस्टडी में से पेश करता है, तो हम ये माना जाएगा कि वो जो कस्टडी है वो प्रॉपर कस्टडी है, ठीक है। इलस्ट्रेशन ऐसे ही आते हैं कि यह कस्टडी कैसी है, उचित अभिरक्षा है, अनुचित अभिरक्षा है, इस तरीके से। तो आपको बताना है कि यह कस्टडी प्रॉपर है यानी उचित है। सेकंड है कि ए उस भू संपत्ति से संबंधित विलेख यानी डीड को जिनका वह मॉर्गेज यानी बंधकदार है, मॉर्गेजी है, ठीक है ना, पेश करता है। उस डीड को जिनका वह बंधकदार है, ठीक है ना, उसको पेश करता है। अब बंधक करता संपत्ति पर कब्जा रखता है, तो ये कस्टडी क्या है, ये भी उचित कस्टडी है, ठीक है ना। वो बंधकदार उस संपत्ति से संबंधित जब डॉक्यूमेंट दिखा देगा, ठीक है, और कब्जा इसका है बंधककर्ता का, ठीक है, तब भी वो क्या माना जाएगा, ये प्रॉपर कस्टडी मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर ये साबित कर दिया जाता है कि बंधककर्ता का कब्जा है इस संपत्ति पर और उसके डॉक्यूमेंट कहां हैं, ये बंधकदार के पास में, और बंधकदार उनको पेश करता है, तो ये कस्टडी उचित कस्टडी है। ऐसे ही बी का यहां पर कनेक्शन है, बी का संसर्गी ए बी के कब्जे वाली भूमि से संबंधित विलेख को पेश करता है। संसर्गी मतलब कनेक्शन है, उससे संबंध है।
और जिन्हें बी ने उसके पास सिक्योर्ड कस्टडी के लिए वहां पर जमा करा दिया था। निश्चित करना मतलब जमा करा देना, डिपॉजिट कर देना। तो ये कस्टडी कैसी है यहाँ पर, ये भी प्रॉपर कस्टडी है। ठीक है, तो 3 इलस्ट्रेशन है वो आपको याद रखने हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जो लास्ट है इसका वो है 5 वर्ष पुराने, 93 में 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में प्रिजम्पशन, जो कि 90A है आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट की 1872 वाले की। तो यहाँ 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में प्रिजम्पशन है कि जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसका 5 वर्ष पुराना होना ये माना गया है या फिर साबित कर दिया गया है, और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऐसी किसी कस्टडी में से, कैसी कस्टडी, जिस कस्टडी को कोर्ट क्या समझता है उस विशिष्ट मामले में किसी स्पेसिफिक मैटर्स में प्रॉपर कस्टडी समझता है, उस कस्टडी में से उसको डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश किया गया है, तो वहां न्यायालय प्रिजम्पशन कर सकता है कि जो उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, वह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होना वो माना गया है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उस व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसके द्वारा वो सिग्नेचर लगाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो 5 वर्ष पुराने किसी डॉक्यूमेंट पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में कि ये किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, उसके बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकता है। ठीक है ना, और वैसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी प्रॉपर कस्टडी से जो है वो पेश किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका कंप्लीट होता है प्रिजम्पशन से रिलेटेड। यहां पर भी ये बात की गई 81 का जो एक्सप्लेनेशन है वो इस धारा को लागू है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो चैप्टर नंबर 6 है, जिसको नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे 94 से लेकर के 103 तक। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आपको जो भी इसमें कमी वगैरह लग रही हो वीडियो में, आवाज में, बोलने में, वीडियो स्लो है, वीडियो फास्ट है, वीडियो और ज्यादा तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, क्या कमी है मतलब वो आप बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो उसको चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।